हेलो स्टूडेंट्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 5 में पादप जल संबंध प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है विशरण अर्थात डिफ्यूजन। हम इसमें अध्ययन करेंगे कि डिफ्यूजन या विशरण किसे कहते हैं। तो डिफ्यूजन किसे कहेंगे कि कोई भी पदार्थ है ये अपनी उच्च सांद्रता से यानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से ये क्या होता है, हमेशा निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ये लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का ही नाम क्या होता है, विशरण होता है। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ है, उसके अणु है ये यहाँ पर अधिक है, तो ये पदार्थ के अणु क्या करेंगे, ये पदार्थ के अणु अगर यहाँ पर पदार्थ के अणु है कोई भी हमारे पास है, उसके अणु यहाँ पर कम है तो ये इधर जाएंगे। यानी हमारे पास कोई भी सबस्टेंस है उसके मॉलिक्यूल्स इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो ये क्या करेंगे, जो हाई लेवल है मॉलिक्यूल्स है वहाँ से ये लो की ओर जाएंगे, यानी हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की ओर फॉलो होंगे, और इसी प्रोसेस का नाम हो जाएगा डिफ्यूजन या विशरण। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक बीकर है, चौड़ा चौड़ा बीकर है हमारे पास, और इस बीकर में हमने क्या किया है, बीच में एक प्लेट लगा दी है, और फिर हमने क्या किया है, इधर पानी डाल दिया है और इधर भी पानी डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं कि एक तरफ इनमें मैं जैसे नमक डाल देता हूँ, इस साइड में मैंने क्या किया है, नमक डाल दिया है। ठीक है, जो रेड कलर से मैं डोनेट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो क्या है, वो है डिनोट कर रहा हूँ, वो नमक है। अब क्या होता है, यहाँ से नमक की सांद्रता, तो अगर जल की सांद्रता बात करें तो यहाँ पर जल की सांद्रता अधिक है, केवल जल है, इधर जल की सांद्रता कम हो गई, तो जल किधर जाएगा, इस तरह गमन करेगा। और जो पानी है, अगर मैं क्या करूँ, इसमें से प्लेट हटा दूँ, ये बीच की जो प्लेट है ये अगर मैं हटा देता हूँ, तब क्या होगा, जल तो इधर जाएगा और जो नमक है वो इस साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर नमक की सांद्रता अधिक है, यहाँ पर कम है। तो अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, यानी जल का सांद्रता रहेगी और नमक की सांद्रता एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। जल है वो अपनी निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा, ये भी अपनी निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो विशरण होता है ये स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है हम कह देंगे इसको। अब यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल और जो दैनिक हमारे डेली लाइफ में काम आता है उनके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई परफ्यूम की बोतल है। ठीक है, परफ्यूम है हमारे पास और उसमें सेंट भरा हुआ है, परफ्यूम भरा हुआ है। जैसे ही हम इसकी जो बटन है उनको दबाते हैं तो क्या होगा, परफ्यूम है ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इसकी गंध है, ठीक है, सेंट है, ये क्या होता है, पूरे एनवायरनमेंट में, वातावरण में फैल जाती है। तो कारण क्या है, यहाँ पर जो सेंट है उसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर हाई है और बाहर एनवायरनमेंट में, वातावरण में उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, तो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास एक गिलास है और इस गिलास में हमने क्या किया है, हमने इस गिलास में पानी डाला और पानी डालकर इसमें हमने 2-3 बूंद शाही की टपका दी, तो क्या होगा, शाही है वो इसमें घुल जाएगी। तो शाही किस प्रक्रिया के द्वारा घुलेगी, वो विशरण प्रक्रिया के द्वारा ही पानी के अंदर घुलेगी, वो अपनी निम्न सांद्रता की ओर जाना चाहेगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा है कि हमारे पास, जैसे आपने पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये नीले कलर का होता है। अगर इसको पानी में हम डाल देते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, तो पानी का रंग भी कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। तो किसके कारण हुआ है, वो विशरण के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि विशरण हम क्यों पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या काम आएगा। तो देखें, जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ होती है वो विशरण के कारण ही संभव हो पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो उस समय क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन काम आती है श्वसन के अंदर, तो अपने शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम रहेगी
और ऑक्सीजन का दाब भी कम रहेगा। और बाहर वायुमंडल में क्या होगा, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और दाब भी अधिक रहेगा, तो इससे क्या होगा, वो बाहर वायुमंडल में अधिक सांद्रता है तो अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो हम श्वसन कर रहे हैं, उसके दौरान जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, विसरण के कारण ही हो रहा है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो सांद्रता अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और बाहर वायुमंडल में उसकी सांद्रता क्या होगी, कम रहेगी। इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी बॉडी से निकलकर वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। कंप्लीट है, तो ये किसकी वजह से हुआ है, विसरण के कारण ही हुआ है। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं पादपों में, तो पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उस दौरान क्या होते हैं, इनमें काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड और निकालते क्या है, ये ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड है ये पादपों में काम आ रही है तो इसकी सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की पादपों में क्या रहेगी, कम रहेगी, बाहर इसकी सांद्रता ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से ये अंदर की ओर गमन करेगी। अब प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होगा, प्रकाश संश्लेषण जो होगा, फोटोसिंथेसिस जो होगा, इसके कारण क्या होता है, इन पत्तियों में ऑक्सीजन बन जाता है। तो इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाएगी और बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता कम रहेगी। इसकी वजह से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, ये बाहर निकल आएगी। तो इसका ये किसके कारण हुआ है, ये विसरण के कारण ही हुआ है। तो विसरण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाए, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसको, डिफ्यूजन को, उनकी स्टडी करेंगे हम। तो पहला जो कारक है हमारे पास, ठीक है, वो है हमारे पास तापमान। तापमान अर्थात टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर है, ठीक है, अगर उनको इंक्रीज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ तो क्या होगा, डिफ्यूजन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी विसरण की दर है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ कि तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर भी बढ़ रही है, अर्थात क्या हो गया, विसरण की दर है ये तापमान के क्या हो जाएगी, समानुपाती होती है, हम बोल देंगे। इसमें इस तरह होता है कि जैसे किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, उसका विसरण की दर है वो अधिक हो जाएगी। कंप्लीट है। सेकंड हमारे पास होता है दाब, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रेशर। तो हम क्या कहेंगे, प्रेशर है अगर, तो वही है, प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होने पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन की दर भी इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी समानुपाती हो गए, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। यानी हम कहेंगे कि अगर दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा, विसरण की दर भी बढ़ती है, ठीक है। इसी कारण से क्या हो गया, जैसे हम आंधी आती है तो आंधियों का कारण क्या है, आंधियों का कारण है कि गर्मियों में क्या होता है, जो हमारे पास वायुमंडल होगा, वायुमंडल में जो वायु है, ठीक है, वायु के कण क्या होते हैं, गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर ये ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी। इससे क्या होगा, यहाँ पर वायु दाब, जब गर्मी के कारण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण जो वायु है, ठीक है, उनके कण गर्म हो जाएंगे तो उनका गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये क्या होते हैं, ये ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं। इससे क्या होगा, इस एरिया में वायु दाब यानी एयर प्रेशर ये कम हो जाएगा और जिस एरिया में थोड़ी ठंडक है, यानी यहाँ पर गर्म ज़्यादा है, यहाँ पर ठंडक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर वायु दाब थोड़ा अधिक रहेगा। तो वायु दाब अधिक रहने से क्या होगा, यहाँ पर वायु दाब अधिक है तो यहाँ की वायु स्पीड से इधर आएगी, इससे आंधी आती है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, विसरण के कारण ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है स्थिति इसके अंदर कि जो अणु है, यानी जो भी पदार्थ है जो विसरण हो रहा है, उसके जो अणु है यानी मॉलिक्यूल्स है, उनका आकार व द्रव्यमान, उनका द्रव्यमान ये भी प्रभावित करता है। यानी हम बोल देंगे कि साइज एंड मास ऑफ
डिफ्यूजिंग सबस्टेंस, डिफ्यूजिंग सबस्टेंस, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास बड़े आकार का कोई पदार्थ अणु है और एक छोटे आकार का है, तो इनमें क्या होता है, छोटे आकार का विशरण अधिक होगा, इसका विशरण कम होगा, यानी आकार बढ़ने पर विशरण कम होता जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो डिफ्यूजन है ये क्या हो जाएगा, जो है आकार हमारे पास है, साइज है, उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होगा। विचरण की दर है ये क्या होगी, साइज के व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्या हो जाएगा, हम इसको कहेंगे रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होगा। कंप्लीट है। इसी तरह आकार की बात कर रहे हैं तो आकार भी सेम है। अब हमारे पास दो पदार्थ है, एक का आकार हमारे पास जैसे 5 kg है, सॉरी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, और एक का द्रव्यमान है 5 ग्राम है। तो 5 ग्राम वाले का क्या होगा, जो है विचरण अधिक होगा, 5 kg वाले का विचरण कम होगा। यानी मैं क्या कह दूंगा, डी है ये क्या होगा, जो मास है यानी द्रव्यमान है, ठीक है, उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होते हैं। विचरण की दर है ये अणु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। फोर्थ हमारे पास है वो है जो विश्रित पदार्थ हो रहा है उसका घनत्व है, अर्थात डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी विशरण है यानी जो विशरण की जो दर होगी, यानी डी से दिखा रहा हूँ, ये क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। किसके, घनत्व के वर्गमूल के यानी स्क्वायर रूट के। हम कह देंगे कि जो घनत्व है, ठीक है, हमारे पास उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होगी, हमारे विशरण की दर होगी। आप बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ने पर क्या होगा, जो विशरण की दर है ये कम होती जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास घनत्व है। अब हमारे पास है फिफ्थ इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं विशरण दाब प्रवणता, विशरण दाब प्रवणता, अर्थात हम इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले तो आप समझे प्रवणता किसे कहते हैं या ग्रेडियंट किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी स्थान है, ठीक है, वहाँ पर कोई पदार्थ उच्च सांद्रता पर है और कहीं पर निम्न सांद्रता पर है, तो इनमें जो अंतर उत्पन्न हो रहा है इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जगह पर जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी नेगेटिव आयंस है बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज़्यादा है, एक सिरे पर तार के एक सिरे पर बहुत ज़्यादा है और एक तरफ इसमें ये बहुत ही कम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर आयनिक प्रवणता बन रही है यानी आयनिक ग्रेडियंट बन रहा है। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी उच्च सांद्रता से यानी यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में और यहाँ पर लो में है, तो वो हाई से लो की ओर गमन करेंगे, फॉलो होंगे, तो इसको कहेंगे हम प्रवणता। तो वैसे ही हो जाएगा कि कहीं पर दाब, ठीक है, विशरण दाब है ये अधिक है, विशरण दाब अधिक है, और कहीं पर क्या होता है, विशरण दाब है यानी जो डिफ्यूजन प्रेशर है ये कम है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पदार्थ है वो अधिक विशरण दाब से कम विशरण दाब की ओर गमन करेगा, ठीक है, यानी पदार्थ हमेशा अपने विशरण दाब से कम विशरण दाब की ओर गमन करता है। इसे हम कह देते हैं विशरण दाब प्रवणता, DPG। कंप्लीट है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, विशरण दाब अधिक है तो कम की ओर जाएगा, तो अधिक विशरण दाब होगा तो विशरण अधिक होगा, विशरण दाब प्रवणता अधिक होने पर क्या हो जाएगी, विशरण अधिक होगा। यानी मैं बोल दूंगा डी है ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, DPG के, ठीक है, यानी जो विशरण है, विशरण की दर है ये क्या हो जाएगी, समानुपाती होती है विशरण दाब प्रवणता के। तो ये था हमारे पास विशरण। अब हम इसके बाद में स्टडी करेंगे कि पराशरण क्या होता है, ठीक है, लेकिन पराशरण को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पारगम्यता किसे कहते हैं, व्हाट इज परमिबिलिटी। अब हमें अगर पारगम्यता पता रहेगी तो विशरण है वो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो विशरण की दो आपको परिभाषा याद हो गई होगी। विशरण किसे कहेंगे, पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, ठीक।